So we were discussing about DPSP yesterday. We'll continue with the topic. Okay. So what we have seen so far, we have seen part 1, Union and its territories. Okay. So in which we have talked about Article 1 to 4. ठीक है, इसकी वीडियो जो है आपको YouTube पे मिल जाएंगी, तो इसको देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज इसमें आर्टिकल 1 में हमने यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स की बात की है, तो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम्स. सो दैट इज व्हाई आर्टिकल 1 एंड ऑल ऑफ द डिस्कशन रिलेटेड टू यूनिटरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप. Okay, and in citizenship we have talked about article 5 to 11, plus we have also seen Citizenship Act of 1955. According to this, we have seen there are 5 ways by which we can acquire Indian citizenship, that is brand. Okay, yes, so we have seen all this. And then we recently talked about part 3. Part 3 is fundamental rights. In that we have studied about article 12 to 35. Okay, of which 12 is definition of state, 13 is judicial review, then 14 से लेकर 32, ठीक है, इसमें हमारे मेन सारे फंडामेंटल राइट्स है. इसमें भी कौन से नहीं पढ़ने हैं, 26, 27, 28, these are all related to religious rights. ठीक है, not very important. Only 25 is important, which gives us the freedom of religion. ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25, 26, 27, 28 उसी से आसपास रिलेटेड है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इन दिस 32 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हमने कल व्रिट्स पढ़ा था, दिस वी जस्ट कवर्ड यस्टरडे. ठीक है. रिगार्डिंग व्रिट्स वी हैड टॉक्ड कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व्रिट्स इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है व्रिट्स इशू कर सकता है. नाउ यस्टरडे वी सॉ कि अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से अगर व्रिट्स इशू करना हो, सो हु इज हैविंग मोर ब्रॉडर स्कोप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट. ओके, बिकॉज जहां पे हमने देखा था हायर कोर्ट है और वो लोअर कोर्ट की तरफ जो है प्रोहिबिशन लगा सकता है, सर्टियोररी लगा सकता है ना. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट विल प्रिवेल ओवर हाई कोर्ट, राइट. बट इफ वी टॉक अबाउट व्रिट्स, ये तो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की. अगर हम लोग ओवरऑल व्रिट्स की बात करें, ओवरऑल अगर हम लोग व्रिट्स की बात करें, सो सुप्रीम कोर्ट जो है व्रिट्स इशू कर सकता है ओनली इफ देर इज एनी काइंड ऑफ मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपसे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए हो, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली. फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई दूसरे राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट व्रिट्स इशू नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट कैनॉट इशू व्रिट्स apart from anything other than fundamental rights. But if we talk about high court, in high court writs can be issued not only for fundamental rights but for other laws also. Okay, so अगर हम लोग writs की बात करें, ओवरऑल अगर हम लोग writs की बात करें, ओवरऑल writs में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ब्रॉडर सेंस में हाई कोर्ट के पास पावर है. बट अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स में व्रिट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज मोर पावरफुल देन द हाई कोर्ट. ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें अगर हम लोग स्कोप ऑफ व्रिट्स देखें, सो हाई कोर्ट का जो है ब्रॉडर स्कोप है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लॉज दोनों के ऊपर ये व्रिट्स इशू कर सकता है. वेरएज सुप्रीम कोर्ट जो है व्रिट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द
इरेगुलेशन फाउंड इन फंडामेंटल राइट्स ओनली। फंडामेंटल राइट छोड़ के दूसरे लॉ के ऊपर वृट सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता, हाई कोर्ट लगा सकता है। ये क्लियर है? ओके, great. Then we talked about part 4 of the constitution, that is DPSP, directive principle of state policy. Here we are going to cover article 36 to 51. ठीक है, part 4 DPSP covering articles 36 to 51. It has been taken from Ireland, and Ireland had taken from Spain. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने आयरलैंड से लिया। ठीक है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने लिया था, बट हमने जो है आयरलैंड से लिया। ठीक है, ओके। नाउ टू पीपल हैड मेड सम स्टेटमेंट ओवर हियर। एक तो हमारे अंबेडकर जी थे। ठीक है, अंबेडकर जी ने कहा था कि दे आर द नोबल फीचर्स। ठीक है, और एक ऑस्टिन ने कहा था, क्या कहा था? कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद आर्टिकल 36 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 36 किसकी बात करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। और आर्टिकल 37 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 37 बोलता है कि दिस इज नॉन जस्टिफिएबल। ठीक है, ये जस्टिफिएबल नहीं है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ने हमें डीपीएसपी नहीं दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज नहीं दिए, तो फिर हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। नॉन जस्टिफिएबल। ठीक है, इसके बाद मेन हमारे जो डीपीएसपी स्टार्ट होंगे वो 38 से होंगे। ठीक है, और उसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एक होगा गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है ना। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल के लिए हमने कल सोशलिस्ट के बारे में बहुत सारा ज्ञान सुन लिया था। ठीक है, सोशलिज्म क्या चाहता है? सोशलिज्म बेसिकली चाहता है कि जितने भी वर्कर क्लास के लोग हो, जितने भी किसान वगैरह हो, जितने पीसेंट्स हो, उन सभी को जो है बराबर का हिस्सेदारी मिले। ठीक है ना। द वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन शुड नॉट हैपन इन वन हैंड। ठीक है, बेसिकली कैपिटलिज्म नहीं चाहिए कि एक ओनर हो, मतलब बॉस हो, और उसके अंडर में सब लोग जो है एक्सप्लॉइट हो रहे हो। सोशलिज्म लाने का पर्पस ये था कि देयर वेर पीपल हु वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, सो दैट इज व्हाई द मींस ऑफ प्रोडक्शन शुड बिलोंग टू ऑल ऑफ देम, ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन बंद हो जाए। ठीक है, सो ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड नॉट बाय इंडिविजुअल। बेसिकली वो था। सो जब हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हमारे डीपीएसपी के, वहां पे भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पढ़ोगे आप। ठीक है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ऑल दोस थिंग्स यू विल सी। सोशलिस्ट प्रिंसिपल विल टॉक अबाउट ओनली दोस थिंग्स। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी जी को सब लोग जानते ही है। ठीक है ना। सो बेसिकली वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, वर्कर्स को जो है फैक्ट्री में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है काउज, ठीक है, जो बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स है, काऊ है, इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लिकर वगैरह या कोई भी नशीली पदार्थ का वो नहीं होना चाहिए, सेवन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के प्रिंसिपल्स गांधी जी के थे। ठीक है ना। सो गांधी को हर कोई जानता है, सॉफ्ट हार्टेड टाइप की चीज है। सो ऑल दोज आर गांधीयन प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल यू विल फाइंड समथिंग विच इज लाइक मॉडर्न थॉट, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पूरे देश में एक कानून आनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल वो है। ठीक है, फिर हमारे
क्या बोलते हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, उनका जो है उनकी देखभाल होनी चाहिए, वो खराब नहीं हो जाने चाहिए, हमें उसका प्रोटेक्शन करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद इंटरनेशनल पीस प्रिवेल होनी चाहिए। सो ऑल दिस आर इंटेलेक्चुअल थिंग्स। ठीक है, मतलब दिमागदार इंसान, लिबरल इंसान ने जो है ऐसे सोचकर जो है डीपीएसपी बनाए हैं। सो ऐसे 3 हिस्सों में हमारे डीपीएसपी बटे हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल विल बी टॉकिंग मोर और लेस अबाउट इक्वालिटी। गांधी जी विल बी टॉकिंग मोर और लेस अबाउट लोकल गवर्नमेंट में लोगों को जो है अपना हक मिले। ठीक है, गो हत्या ना हो, काऊ वगैरह का। ठीक है, उसके बाद जो है अल्कोहल वगैरह ना पिए जाए। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स आर गांधीयन प्रिंसिपल्स। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल यू विल सी मॉडर्न थॉट्स। ठीक है, मॉडर्न थॉट प्रोसेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, नाउ आई होप यू हैव अ ओवरव्यू ऑफ व्हाट दिस थिंग्स आर। नाउ यू विल अंडरस्टैंड बेटर व्हेन आई डिस्कस अबाउट द डीपीएसपीज। ठीक है, सो डीपीएसपीज देखते हैं अभी। तो डीपीएसपी सोशलिस्ट प्रिंसिपल के कौन कौन से आर्टिकल है? तो अभी जैसे हमने 36 डिस्कस कर लिया, 36 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वही स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। इसके अंडर में सारे टाइप्स के गवर्नमेंट आ जाएंगे। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो सारे। ठीक है, दैट इज 36। 37 नॉन जस्टिफिएबल। 38 से जो हमारे मेन स्टार्ट होता है, 38, 39, 39A, 41, 42, 43 एंड 47, ये सारे हमारे सोशलिस्ट में आ गए। ठीक है ना। गांधीयन में 3 छोड़ छोड़ के देखना है, 40, 43, 46। ठीक है, उसके बाद 48, 47, 48 आ गया। ठीक है, फिर लिबरल वाले एकदम पीछे की तरफ है, 44, 45। ठीक है, 48, 48A, 49, 50, 51। सो स्टार्टिंग वाले ज्यादातर अपने सोशलिस्ट है। गांधीयन बीच में आते हैं 3 3 छोड़ के, और लिबरल वाले एंड की तरफ है। ठीक है ना। सो वी हैव फ्रॉम 38 से लेकर मान लो 51 तक, ये 36 37 तो चले गए। 38 से 51 में स्टार्टिंग वाले मोस्टली सोशलिस्ट है, बीच वाले मोस्टली गांधीयन है, एंड वाले मोस्टली लिबरल है। मतलब दिमाग में बिठाने के लिए इस तरीके से रखो। ठीक है ना। अब नंबर एग्जैक्टली देखते हैं कौन सा किधर आएगा। ठीक है ना। नाउ विल टॉक अबाउट 38। तो 38 में टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो जैसे हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन। 16 पढ़ा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 पढ़ा अनटचेबिलिटी। 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। वैसे ही अगर आपको कोई आर्टिकल 38 के बारे में पूछे, तो 38 में बोलना वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो वन सेंटेंस डिस्क्रिप्शन अबाउट आर्टिकल 38, वेलफेयर ऑफ पीपल। अब वेलफेयर ऑफ पीपल हाउ, वेलफेयर ऑफ पीपल करना है तो कौन से बेसिस पे करना है? तो यहाँ पे सोशल ऑर्डर रिलेटिंग टू जस्टिस। ठीक है, सोशल ऑर्डर रिलेटिंग टू जस्टिस। कैसी टाइप की जस्टिस? ये हमारे प्रियम्बल में था, जस्टिस रिगार्डिंग व्हाट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए, कैसे? सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल। ठीक है, सो सोशल मतलब क्या? किसी का जो है, जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी है तो कोई भी मेरे प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, नो ट्रेसपासिंग शुड बी अलाउड। ठीक है, दैट इज सोशल। इकोनॉमिक मतलब सबको कमाने का हक मिलना चाहिए, किसी से कमाने का हक नहीं छीन सकते, दैट इज इकोनॉमिक। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इज इन द डेमोक्रेसी एवरीवन शुड गेट अ फेयर चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेसी। किसी से वोट करने का या वोट में इलेक्शन में खड़ा होने का हक नहीं छीना जा सकता। अगर छीना जा रहा है तो उन्हें जस्टिस देने की जरूरत है। सो जस्टिस रिलेटिंग टू 3 थिंग्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है ना। सो आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर इन व्हाट ऑर्डर? सोशल ऑर्डर। नाउ वेलफेयर करना है तो किस में करना है? सोशल ऑर्डर में करना है। अब वेलफेयर कैसे करेंगे? जस्टिस देकर। ठीक है ना। सो जस्टिस कौन सी चीजों से रिलेटेड? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो दिस थिंग यू विल फाइंड इन आवर प्रीएम्बल ऑल्सो, प्रीएम्बल में भी आता है। ठीक है, जस्टिस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दिस कम्स इन प्रीएम्बल ऑल्सो। ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा सा आपको स्टार दिख रहा है, ये जो स्टार है ऐसे गलती से पेन से कुछ दाग नहीं बन गया। स्टार का पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस? दिस वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट। सो आर्टिकल 38 में 2 हिस्से है। पहला हिस्सा वेलफेयर ऑफ पीपल है, जिसमें जस्टिस देनी है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वाली। ठीक है ना, ये ऐसे ही याद रखो। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट इज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। दिख रहा है ये कैसा टाइप का प्रिंसिपल है? सोशलिस्ट। सो यहाँ पे क्या चाहिए? मिनिमाइज करना चाहिए किस चीज को? इनइक्वालिटी को। लोगों में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कौन से बेसिस पे नहीं होनी चाहिए? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन द केस ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इन सब में जो है इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए।
सो आर्टिकल 38 को अगर हमें याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करिए, ठीक है। उसके दो हिस्से हैं, एक है जस्टिस देनी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। दूसरा है इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। कौन से सेक्टर्स में? एक इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी के सेक्टर में। सो व्हाइल इफ यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, हाउ यू शुड प्रिपेयर द नोट? इन दिस वे। आर्टिकल 38 आप लोग पूछ रहे थे ना नोट सर कैसे बनाए, सो आर्टिकल 38 लिखो। इधर क्या लिखो? वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। वेलफेयर इन व्हाट रिगार्ड्स? बाय प्रोवाइडिंग देम जस्टिस। इसको मारो .1, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस रिलेटिंग टू व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करो .2, ठीक है। मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी ऑफ व्हाट थिंग? इनकम, स्टेटस, ठीक है। उसके बाद इनकम स्टेटस हो गया, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब ये जो सेकंड पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं था, ये लाया गया था कब? 44th अमेंडमेंट से, एडेड बाय 44th अमेंडमेंट 1978। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट आर्टिकल 38। क्लियर ये चीज? ओके। नाउ आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बहुत लंबा है। आर्टिकल 39 हैज पॉइंट्स ए से लेकर एफ तक, ठीक है। ए से लेकर एफ तक है। सो सारे इंपॉर्टेंट है क्या? यस, सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल हमने एक देखा था आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या कहता है? कि आर्टिकल 39 के ए और बी पॉइंट को इफेक्ट देने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को भी दबा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। सो आर्टिकल 39 क्या बोलता है? टू सिक्योर, क्या सिक्योर करना है? पहला ए, राइट टू एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। हर किसी को जो है एडुक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, ऐसा नहीं कि 2-4 रुपए कमाने का हक मिले, उनको इतना कमाने का हक मिले जिससे हर सिटीजन का जो है पेट भरे, 2 वक्त की रोटी मिले। इसके तहत, ठीक है, इसके तहत मनरेगा करके एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है, सुना है कभी आपने? मनरेगा गवर्नमेंट पॉलिसी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस मनरेगा स्कीम? यस, 100 डे वर्क, ठीक है। जो भी बेरोजगार है, ठीक है, एनी पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड विल गारंटीडली गेट 100 डेज का वर्क फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एटलीस्ट 100 दिन का जो कमाई है वो उसका फिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली दहाड़ी मजदूर होता है। 100 दिन बोला है ना, तो एक दिन का काम करेंगे उस दिन का पे मिलेगा, अगले दिन का काम करेंगे उस दिन का पे मिलेगा। तो 365 डेज में से मिनिमम 100 डेज का वर्क मिलेगा उनको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो मनरेगा स्कीम जो है ना, वो आर्टिकल 39 के ए के तहत आता है। समझ में आ रही बात? अगर गवर्नमेंट मनरेगा स्कीम नहीं लाती तो कोई कुछ कर सकता था क्या? हम कोर्ट जा सकते थे क्या कि हर किसी को जो है लाइवलीहुड नहीं मिल रहा? नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी आता है हमारा नॉन जस्टिफिएबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37, ठीक है ना। सो बट गवर्नमेंट ने ये किया, सो ये काबिलियत तारीफ है। कौन सी सरकार ने किया? ये एक्चुअल में लाए थे कांग्रेस, ठीक है। 2005 में कांग्रेस लेकर आए थे इसको, ठीक है, जो कि आज भी चलता है। बी क्या है? द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कौन सी चीजों का? मटेरियल रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए? इक्विटेबल, सबके बीच में बराबर बटे। सो इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर कम्युनिटी, सबका कॉमन गुड होना चाहिए, ठीक है ना। सो पॉइंट ए हो गया लाइवलीहुड, पॉइंट बी हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट सी क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन वन हैंड। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन इन वन हैंड, एक हाथ में जो है सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना जाए। इसीलिए बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज आती है जिसको बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, इनको बोलते हैं पीएसयूज, ठीक है।
तो ये जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है, जैसे हल हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी हो गया, वो गैस का कंपनी है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एलआईसी, एलआईसी तो अभी खैर प्राइवेट बन जाएगा, ठीक है, अभी जस्ट प्राइवेट बनने का आज ही उसका आईपीओ निकला है, नाउ इट विल बिकम प्राइवेट। ऐसे धीरे 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 प्राइवेटेशन आ रहा है, बट ये पॉइंट के तहत मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट के हाथ में पहले से रखी गई थी, ठीक है। देन डी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। क्या है कि अगर एक कंपनी में पहले मान लो कि मेल जो है वो वहां का मैनेजर होता था, सो मैनेजर एज अ मेल जितनी सैलरी मिलेगी, इसी सेम कंपनी के दूसरे ब्रांच में अगर फीमेल मैनेजर है उसकी सैलरी कम होती थी पहले, अभी नहीं होता, अभी गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया। तो ये डी पॉइंट के तहत है, आर्टिकल 39 में आता है। IRCTC is private. It has been made private public partnership now. PPP मॉडल बना है उसका, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। सो IRCTC जो है मतलब रेलवेज ना बेसिकली, सो रेलवेज वाज पहले पूरा का पूरा गवर्नमेंट। अब जैसे उसमें जो कैटरिंग सर्विस है, पहले क्या है कि पेंट्री कार था, ठीक है, एक पेंट्री कार था, पेंट्री कार में खाना बनता था, वहां से मिलता था। अभी आप देखोगे अलग अलग स्टेशन से जो है वो आउटसोर्स करके खाना मंगवाते हैं, इसलिए खाने का क्वालिटी भी बिगड़ गया है, कहीं पे अच्छा मिलेगा कहीं पे खराब मिलेगा, बिकॉज इट इज बीइंग आउटसोर्स नाउ, ठीक है। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस, ये टोटली प्राइवेट प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, ठीक है ना, देखा होगा आपने वंदे भारत। तो ये जो है मतलब IRCTC हो गया, ये सारी चीजें हो गए, अब धीरे धीरे उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ रहा है। उसके बाद ई, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, किसी को जो है फोर्सेबल अब्यूज से हमें बचाना है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, फोर्सफुली किसी को काम नहीं करवा सकते। पहले क्या होता था, बीमार होने पे भी जो है आपको काम करना ही पड़ता था, वरना सैलरी काट देते थे, जॉब से निकाल देते थे, वो सारा चीज था, ठीक है। अब इसमें एक F पॉइंट भी डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इट वाज नॉट देयर अर्लियर। इस पॉइंट को जो है आर्टिकल 39 में 42nd अमेंडमेंट से डाला गया है। 42nd अमेंडमेंट से चार चीजें डाली गई है, समय के साथ साथ बताऊंगा, ये पहली चीज है। आर्टिकल 39 में दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज एडेड, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, व्हाई एम आई टेकिंग द नेम ऑफ द अमेंडमेंट्स। सो दिस हैड कम इन एनडीए, कौन से ईयर में, एनडीए 1 2020, इस पेपर में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर एडेड टू द DPSP अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 42 अमेंडमेंट 42, 42nd अमेंडमेंट में से इसमें से कौन कौन से लाए गए थे। इसमें 5 चीजें थे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 में एक वो था, क्या बोलते हैं, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी जो है ये तो 44 से आया था ना, इसको छोड़कर बाकी जो 4 थे ये सब 42 के थे। सो ऑप्शन में 2 3 4 5 जो ऑप्शन होता वो हमारा आंसर होता, मेरी बात समझ में। सो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू रिमेम्बर द वेरियस अमेंडमेंट्स दैट केम इन DPSP, दैट टू आल्सो यू नीड टू नो, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है इसीलिए हमें पढ़ना है, ठीक है। सो हमारा जो F पॉइंट है इसमें, F पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस हैज कम बाय 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद आर्टिकल 39A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इसका मतलब, मान लो कोई इंसान कन्विक्ट हुआ है, कोर्ट में गया है, ठीक है, और कोर्ट ने जो है उसको रिमांड की वो सुनाई है, क्या बोलते हैं, जजमेंट सुनाई है, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज नॉट हैविंग मनी टू हायर अ लॉयर, इसके पास लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है, ठीक है ना। सो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A उनको हक देता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको गवर्नमेंट फ्री लीगल एड देगी, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू विद अ लॉयर, ठीक है। और अगर आपको गवर्नमेंट का वो पसंद नहीं आता है तब जाकर आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हो, ठीक है ना। सो दिस वाज आल्सो नॉट देयर इन प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन एडेड बाय अमेंडमेंट 42nd, ये भी जो है 42nd अमेंडमेंट से आया है, आर्टिकल 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है ना। सो फार एनी डाउट्स अप टू आर्टिकल 39A?
देखो वैसे पढ़ाते वक्त आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग यू विल नॉट फेस एनी डाउट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट, बट व्हाट विल हैपन, मेजर इशू आएगी आपको आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39A से रिलेटेड कुछ किया है क्या गवर्नमेंट ने? मतलब अभी अजमल आमिर का साहब का आपने केस देखा होगा। अब उसके पास पैसे कहाँ थे? इंडिया में आया था सिर्फ गोली मारने के लिए। अब उसका जब केस चला कोर्ट में तो उसके पास भी तो एक वकील था ना, वो वकील इंडिया के गवर्नमेंट का ही था, ठीक है ना। अब सोचो, कोर्ट में उसका काम ये है कि वो उसको डिफेंड कर रहा है, मनी मन ये सोचता होगा मर जा, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसको डिफेंड करना पड़ा, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये जो हक है ये सबको दिया है, इंडियन फॉरेनर एवरीवन, एवरीवन जिसकी पेशी हो रही है कोर्ट में, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फ्री लीगल एड उसको मिलेगा। और ये तो फिर भी हाईलाइटेड केस है, ऐसे छोटे मोटे कितने केसेस होते होंगे जहाँ पे इंसान के पास लॉयर हायर करने का पैसा नहीं होगा, ये बात समझ में, तो उन केसेस में फ्री लीगल एड मिलता है, ठीक है। सो आर्टिकल 39 जो है ना, मैं ये बता रहा था कि अभी आपको समझ में तो सारा आ गया होगा, ABCD ये सब सब समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे ऐसे, विल नॉट रिमेम्बर देम, तो आपको जो है क्लास के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल कर जो है इन सबको एक बार फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही आपको ABCD के फॉर्म में याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 39 में है क्या। आप 39 में सिर्फ ये मत लिख के आना कि उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, वो 44 में होता है। सो ये सिर्फ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, यू नीड नॉट रिमेम्बर ABCD, ठीक है। हाँ, सिर्फ F वाला याद रखना, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज ये अमेंडमेंट से आया है। बाकी सबको आप सिर्फ याद रखो कि ये सब था, ABCD के फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो देखो कि 39 में मेनली सेंस क्या है, व्हाट इज द सेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ओवर देयर। आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मेल फीमेल में जो है पैसे का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेम वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है ना। वर्कर्स को जो है फोर्सफुली काम नहीं करवाना चाहिए, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होने चाहिए, लाइवलीहुड मिलनी चाहिए, ऐसे सारे पॉइंट्स है इसमें, मतलब कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी के लिए सोचा गया है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 38 भी मोर और लेस ऐसे ही था, बट आर्टिकल 38 में सिर्फ दो पॉइंट्स याद रखने थे, एक जस्टिस देना था और एक मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज था। जस्टिस और इनइक्वालिटी याद रखोगे, उसके 3-4 पॉइंट्स वो याद हो जाएंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, और यहाँ पे इनकम स्टेटस फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी, ये याद हो जाएगा। तो अब 38 और 39 दोनों ही कुछ ऐसे है कि लोगों को जो है इज्जत मिलनी चाहिए, उनका जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो उनको पैसा सही से मिलना चाहिए, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। 38 और 39 दोनों को मिलाकर सेंस कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। 39A स्पेसिफिकली याद रखो, 39A इज रिलेटेड टू जस्टिस, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। गरीब इंसान को जो है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता एक लॉयर लाना, उसको गवर्नमेंट वकील देगा, ठीक है। 39A, यहां तक की कहानी समझ में आई? ओके। 40 जो है ये गांधीयन है, ठीक है, 40 इज बेसिकली गांधीयन। 40 में क्या आता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो स्टार्टिंग में ही कह रहा था, गांधी जी लोकल गवर्नमेंट के बारे में कहते थे, सो ही आस्क्ड टू प्रोवाइड विलेज पंचायत एंड endue them with them the necessary powers and authority to enable to function as unit of self government, ठीक है। तो गांधी जी ने चाहा था कि पंचायत बने, और सिर्फ नाम के लिए ना बने कि सारा पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में और नाम के लिए पंचायत बना रखा है, ऐसा ना हो। पंचायत बनाओ और उनके ऊपर जो है, उनको जो है पावर्स दे दो कि वो लोकल गवर्नमेंट की तरह या सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्चुअल में पूरा फुल फॉर्म ऐसा होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके अंडर में आते हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है ना। सो विलेज पंचायत, ठीक है, शुड गेट द पावर टू फंक्शन एज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है गांधी जी की चाह थी आर्टिकल 40 के हिसाब से। तो क्या ये आया है? डिड दिस बिकम अ रियलिटी? गांधी जी ने तो बहुत पहले बोला था, गांधी जी मर गए थे 48 में, 1948 में। सो क्या आज के डेट में विलेज पंचायत एग्जिस्ट करता है? ओके। सो विलेज पंचायत आया कब था? व्हेन डिड दिस विलेज पंचायत एक्चुअली कम इनटू एग्जिस्टेंस?
73rd और 74th अमेंडमेंट पढ़ा होगा ना कभी, स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा अपने बचपन में। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, फर्स्ट इन राजस्थान। तब तक वो नहीं था, ठीक है। राजस्थान वाज द फर्स्ट एंड आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड, दैट इज ओके, बट वो तब तक जो है अपना लॉ नहीं बना था। लॉ जो है लोकल गवर्नमेंट का वो बना है 73rd अमेंडमेंट से। 73rd अमेंडमेंट 1992, इससे आया पंचायत। और 74th अमेंडमेंट अगेन 1992, इससे आया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारे लोकल गवर्नमेंट के पार्ट्स है। ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट में एक और चीज ऐड हुई है 97th अमेंडमेंट से। ठीक है, 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये तीनों को मिलाकर जो है हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सारे कौन से पार्ट्स में आते कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑल दिस थिंग्स कम्स इन विच पार्ट? लोकल गवर्नमेंट कहाँ आता है? नहीं, पार्ट पार्ट पूछ रहा हूँ। 9 में आता है। ठीक है, पार्ट 9 रिलेटेड टू पंचायत, पार्ट 9A related to municipal corporation and part 9B related to cooperative society। और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो आते हैं आर्टिकल 243 में। सो गांधी जी ने जो कहा वो बेसिकली 1992 में जाकर सफल हुआ। ठीक है, डीपीएसपी में तो बहुत पहले से डाल रखा था, बट वो एक्चुअल में रियलिटी बनी 1992 में। और जो केयूर ने कहा, ठीक है, वो सही है। ठीक है, केयूर ने कहा कि राजस्थान में जो है सबसे पहला पंचायत बना था। ठीक है, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इस ऑर्डर। यहाँ पे जो है सीक्वेंशियली पंचायत फॉर्म हुए थे। ठीक है, व्हेन इट केम टू महाराष्ट्र, अब वो देखो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एनडीए में, ठीक है ना। ये हो गए फैक्चुअल क्वेश्चंस, आपको डेट टाइम सब याद रहे। दिस इज नॉट हाउ क्वेश्चंस इन एनडीए कम। एनडीए में क्वेश्चन आता है फैक्चुअल, ये क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल बेसिस पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सो एंड सो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, फिर नीचे 1 2 3 4, फिर मल्टीपल चॉइस 1 3 ओनली, 1 2 4 ओनली, वैसे। सो अंडरस्टैंड कि हमें जो है जीके नहीं पढ़ना है, हमें जीएस पढ़ना है, जनरल स्टडीज पढ़ना है। रट्टा मारने वाला ज्ञान नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, और खासकर किसी स्टेट का तो बिल्कुल नहीं आता। जैसे ये महाराष्ट्र में कब हुआ, या ये यूपी में कब हुआ, या ये बिहार में कब हुआ, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है ना। सो इट विल नेवर फोकस ऑन समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट। नाउ यू बिलोंग टू दैट स्टेट, you should know about it personally, that is a different thing, but from exam point of view nothing will come specifically for a given state, that will come in MPSC exam, ठीक है, और state PCS exam। anyways, so we are talking about article 40, to organize village panchayat and endure with them necessary power and authority to enable them to function as unit of self government। ठीक है, then article 41, to secure the right to work, to education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement। ठीक है, इसका मतलब 41 में ये कहा है कि सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो, या कोई ओल्ड एज वाला हो, या कोई बहुत ज्यादा सिक हो या डिसेबल हो, ऐसे इंसान को
अब देखो अनएम्प्लॉयड वाले को आपको काम देना पड़ेगा, और जो ओल्ड एज वाले हैं या बहुत ज्यादा बीमार है या जो डिसेबल है, इनको आपको कुछ ऐसा सुविधा देना पड़ेगा जिनसे, मतलब ये तो अब काम नहीं कर सकते, ओल्ड हो गए, सिकनेस है, डिसेबल है, तो ये ज्यादा काम नहीं कर सकते, सो दे शुड गेट सम मंथली अलाउंस काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, मंथली इनको कुछ अलाउंस ऐसा मिले कि अपनी लाइफ को ठीक से चला पाए। अब देखो हमारे पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए हम लोग ओल्ड एज, सिकनेस या डिसेबल्ड लोगों को कोई पैसा नहीं देते, हमारी कंट्री में नहीं देते। देर आर फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे सिकनेस अलाउंस, ओल्ड एज अलाउंस या डिसेबल अलाउंस ये सब मिलता है। हमारी देश वैसे, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, हम सारे डीपीएसपी को लागू क्यों नहीं कर सकते? लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ मनी है, तो इसके वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको मनरेगा के तहत उनको पैसा कमाने का मौका दिया। ठीक है, वैसे ही जो डिसेबल होते हैं, जिनको जो हैंडीकैप टाइप के होते हैं, उनका कोटा होता है ना, जॉब में, एजुकेशन में, वो उस कोटा के थ्रू भी तो जॉब ले सकते हैं। सो उनको ऐसा नहीं है कि हाथ में आकर जॉब दे देंगे, बट उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है। वो जो सीट्स रिजर्व की जा रही है वो आर्टिकल 41 के तहत है। ठीक है ना, डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड, इन सब के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है, इट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ठीक है, अगर कोई वर्कर काम पे जाता है तो उसको वहां पे ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वहां पे लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, एकदम मतलब पसीना टपक रहा है उसके, उससे, फेस से। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में नहीं काम करवाना। You should provide with good amount of, you should provide with them good working condition so that they can work perfectly in good order। ठीक है, उससे काम भी अच्छा होगा और उनका हेल्थ भी सही रहेगा। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या आता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े वो बिल बोर्ड्स लगते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगते हैं, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट्स पे होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक है, विच आर वेरी वेरी बिग। अब इस पे जो काम करते हैं ना, इस पे जो फ्लेक्स चिपकाने वाले वर्कर्स होते हैं, ये रात को 1-2 बजे लगाते हैं उसको, और इनका जो ठेकेदार होता है ये उनको कुछ नहीं देता। ठीक है, इनको ऐसे ही चढ़ना है उसके ऊपर, और चढ़ने के बाद वहां पे उसको चिपका कर आना है। सो ही इज रिस्किंग हिज लाइफ। अब 12 12 मंजिल के ऊपर अगर कोई ऐसा बोर्ड लगाना है, और उसको कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है, उसको ना तो कोई हेलमेट दिया है, उसको ना तो कोई रोप बांध के दिया है, कुछ नहीं दिया है, वो बस गया है वहां पे लगाने के लिए। ठीक है, हाँ उनको पैसे बहुत देते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है, बट क्या फायदा उस पैसे का, एक बार ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो क्या करेगा पैसे का वो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, बहुत सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट में बोल भी चुके हैं गवर्नमेंट को। हाउएवर इट हैज नॉट हैपेंड, व्हाई? बिकॉज इट कम्स अंडर डीपीएसपी, कोई जाकर कुछ कर नहीं सकता इसका। ठीक है ना, सो ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करने चाहिए, और मैटरनिटी लीव देनी चाहिए, तो मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलती है। ठीक है, औरतों को जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 43 टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है, सो जितने भी वर्कर्स है, हर किसी को जो है ढंग का सैलरी मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, सोशल और कल्चरल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज मिले। इसलिए आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह में देखोगे कि अलग अलग वो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स वो लोग मनाते हैं। ठीक है, देर आर सर्टन सोशल गैदरिंग्स इन एवरी गवर्नमेंट ऑफिस। ये एक तरीके से सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 43A, स्टेप्स टेकन टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब क्या कि जो नीचे के लेवल का एकदम वर्कर है, वो भी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में जो है अपना पार्टिसिपेशन दे। मतलब वो अपने आप को ऐसा फील ना करे कि यार मेरे से तो जबरदस्ती सिर्फ काम करवाया जा रहा है, कोई आइडिया देने जाता हूं तो मेरे से कोई आइडिया ही नहीं लेता। सो इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। वर्कर्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि फ्री का एडवाइस दो और लेना है तो लूंगा, नहीं लेना नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता। दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इनको जो है पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिले। ठीक है ना, तो अब देखो पार्ट ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या। लेट्स से दे आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, दैट कंपनी सेल्स व्हीकल्स, लेट्स से टाटा मोटर की बात करते हैं, लेट्स से। तो टाटा मोटर में जो वर्कर्स है, ये लोग क्या बना रहे हैं? गाड़ी बना रहे हैं। गाड़ी बेचने से टाटा को क्या फायदा होगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब ये जो प्रॉफिट का शेयर है, ये वर्कर्स को मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा? अब रतन टाटा ने 6 करोड़ कमाए, तो जितने वर्कर है डिवाइड बाय उतने वर्कर करके 6 करोड़ को बांट देगा क्या? नहीं। सो आज के डेट में क्या होता है,
ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज में होता है, आजकल बहुत सारे कंपनीज भी करती है। वो क्या करती है, अपने शेयर्स देती है स्टॉक मार्केट में। ये जो टाटा मोटर्स है इसके शेयर्स है, और हर एक शेयर का वैल्यू होता है। आज अगर मैं टाटा मोटर का एक शेयर खरीदूंगा तो करीब 450 रुपए का पड़ेगा। तो उनको ऐसे मल्टीपल शेयर्स ऑफर होते हैं, ठीक है ना, 100 शेयर्स, 200 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 1500 शेयर्स, ठीक है, फ्री में। उनको जो है शेयर प्राइस मिला, मतलब उनको वो शेयर्स फ्री में मिला। अब ये जैसे ही शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा, उनको जो है प्रॉफिट होगा। हरी बात समझ में? तो उनको तो फ्री में मिला, उनको तो 450 देने नहीं पड़े, दे गॉट इट फ्री। सो मेनी कंपनीज आर गिविंग दिस नाउ। ठीक है, बहुत सारे कंपनीज है जो आजकल सैलरी तो देती है, सैलरी के साथ साथ उनको शेयर मार्केट के स्टॉक्स देती है। ये जो स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी, इनको फायदा होगा, डायरेक्ट फायदा होगा। अब इसका पर्पस क्या है? डुअल पर्पस है। एक तो आर्टिकल 43A फुलफिल हो गया, तो गवर्नमेंट के डीपीएसपी के लाइन में आ गई वो कंपनी, तो उनको गवर्नमेंट कुछ हेल्प देता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट की बात मान रहे हो, सो दैट प्राइवेट कंपनी इज गोइंग टू गेट सम एड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये हो गया उनका पहला फायदा। दूसरा फायदा, ये जो स्टॉक्स उनको फ्री में मिले हैं ना, इसके ऊपर कंडीशन सप्लाई आता है कि आप 4 साल से पहले इन स्टॉक्स को बेच नहीं सकते। सो लेट से कोई इंसान अगर कंपनी छोड़ देता है 4 साल से पहले, उसको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, अब वो बेच नहीं पाएगा, तो उसने बेसिकली वो गवा दिया। और वो स्टॉक्स की वैल्यू बहुत देते हैं वो, इतना कि वो 4 साल तक छोड़ने का सोचेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मान लो आज के डेट में मैं टाटा का शेयर खरीदता हूँ 450 रुपए का, 4 साल के बाद ना इसकी वैल्यू 800, 900, 1000 रुपए कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है ना, इसका मतलब डबल हो गया ना। सो द टाइम द पर्सन ज्वाइंस द कंपनी, उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू है, 4 साल बाद मिनिमम डबल तो होगा ही, डबल से ज्यादा भी हो सकता है। इतना पैसा वो छोड़ेगा नहीं कभी। सो कंपनी को क्या बेनिफिट है, ये वर्कर कभी छोड़ के नहीं जाएगा मिनिमम 4 साल से पहले तक तो। सो उनको डुअल बेनिफिट मिलता है। दैट इज वाई दे बेसिकली अडॉप्ट दिस आर्टिकल 43A। सो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ मेकिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज, लोगों को लगता है हाँ ठीक है, इतना सैलरी दे रहे, पता नहीं कुछ स्टॉक वॉक की बात कर रहे थे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट 30 lakhs का पैकेज। अलॉन्ग विथ 30 lakhs का पैकेज, शी ऑल्सो गॉट 30 lakhs का शेयर्स। उसकी वैल्यू 30 lakhs है, बट 4 साल से पहले बेच नहीं सकते। ठीक है, सो शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 30 lakhs के शेयर का क्या वैल्यू होगा। आई सेड ये 4 साल के बाद तेरे सैलरी से भी बहुत ऊपर जाएगा, सो छोड़ने का सोचना भी मत 4 साल से पहले। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। सो प्राइवेट में इफ यू आर अ वेरी गुड एम्प्लॉय, they also don't want to lose that employee. They will give you something like this, which will come under Article 43A. समझ में आ रही बात? Okay. Now what is 43B? So this is a Gandhian principle to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. तो cooperative society और पंचायत, ये दोनों चीज जो है गांधी जी ने ही मांगे थे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना, तो गांधी जी वॉज फेवरेबल ऑफ दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। छोटे छोटे यूनिट्स बने और वो लोग जो है अपना खुद का मैनेजमेंट संभाले। ठीक है, सो प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आपने सुने होंगे, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, ये सब का जो फॉर्मेशन होता है, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल 43 में आता है। ठीक है, सो गांधी जी ने 40 के तहत कहा था पंचायत बनना चाहिए, और 43B के तहत कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। ठीक है, नाउ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिकल 44। कुछ याद रखो ना रखो, इसको याद रखना। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। इसका मतलब क्या, कि पूरे देश में सेम टाइप का कानून लागू होगा। एवरीवन विल हैव टू फॉलो द सेम लॉ। नाउ समवन माइट आस्क कि सर अभी नहीं होता क्या? अभी क्या हर जगह पे कानून अलग है? देखो, कुछ चीजों में कानून अलग है। जो चीजें सिविल कोड के तहत पड़ेगी ना, वो है मैरिज, ठीक है, वो है डिवोर्स, एंड वो है बच्चे को जायदाद कैसे दिया जाएगा। ये 3 चीजें जो है ना सिविल कोड के अंडर आती है ना। इफ यू सी, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन तीनों के शादी की चीजें अलग है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मैरिज, दे हैव डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दैट।
ठीक है। अब हिंदू धर्म में जैसे हम लोग एक ही शादी कर सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स कैन मैरी 4, ठीक है, उनकी 4 शादियां हो सकती है। वैसे ही एक हिंदू धर्म है जो हमारे कोंकण एरिया में है, ठीक है, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या है वो, ठीक है, नाम भूल गया मैं, उसका पढ़ा था मैंने। तो उनको 2 शादियां भी अलाउड है, ठीक है। तो 2 मैरिज इज अलाउड फॉर देम। तो ऐसे ही पूरे देश में मैरिज को लेकर अलग अलग लॉज है, ठीक है ना। वैसे ही डिवोर्स को लेकर भी अलग लॉज है, ठीक है। जैसे ये शायरिया जो है, जो मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, उनके लॉ के तहत तो क्या है कि ये तलाक 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 बोलो 3 बार हो गया डिवोर्स, बोल दिया मतलब शादी खत्म, ट्रिपल तलाक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब वो औरत जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोलती है ये तो 3 बार तलाक बोलकर डिवोर्स दे दिया। अब वो इंसान बोलेगा कि हमारे शारिया लॉ में तो यही लिखा है, ठीक है ना। तो देश बोलेगा कि नहीं, हमारे इसमें तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइल अ प्रॉपर डिवोर्स केस एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर वो लेकर आते अपना आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजियन, ठीक है, वो तो फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट की बुक्स में ये मतलब उन्होंने अपने रिलीजियस के बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हम लोग 4 शादियां कर सकते हैं और जब मर्जी ट्रिपल तलाक बोलकर उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली नाउ व्हेन यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अप्लाइड तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है। शादी का नियम क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिवोर्स का ये क्या होगा कि आपको डिवोर्स फाइल करनी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि वारिस को प्रॉपर्टी कैसे दिया जाए। खुद का वारिस है तो ठीक है, अब अडॉप्टेड सन हो, ठीक है, अडॉप्टेड सन हो या बाद में उसको मुंह बोला सन बोला गया हो या जायदाद उसके नाम पे लिख दिया गया हो, इसके भी सब में अलग अलग लॉज है। एवरी रिलीजन फॉलोज अ डिफरेंट लॉ। किसी में है कि अडॉप्टेड सन को पूरा प्रॉपर्टी दिया जाएगा, किसी में कि अडॉप्टेड सन को नहीं दिया जाएगा। सो ऑल दिस आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में ये तो अलग अलग होना ही है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फंसता है सुप्रीम कोर्ट, बोलता है यार मैं अब क्या करूं, कानून की सुनूं या इनके रिलीजियस बुक्स की सुनूं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें। दैट इज वाई द गवर्नमेंट वांट्स की यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह पे लागू हो जाए। नाउ द ओनली स्टेट टू डू इट इज गोवा। ये सिर्फ गोवा में होता है आज। तो आज के डेट में अगर किसी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो है गोवा। और अभी हिमाचल प्रदेश ने जो है, हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड ने, उत्तराखंड में अभी अभी इलेक्शंस हुए थे। उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने कहा कि विल सून मेक इट अ लॉ। और अभी अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि बस समय की देर है, कुछ समय के अंदर ही मैं पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवा दूंगा, ठीक है। वैसे ये 2014 से ही कह रहे हैं, ठीक है, अभी 2022 आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज द सीन। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में कैसा है कि सुनने में लगता है हाँ हाँ सर एक ही लॉ होना चाहिए, बट देर आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द थिंग्स। कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है। देर आर सर्टन कंट्रीज जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वहां पे जो है बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो चुके हैं, रॉयट्स हैव अकर्ड। देर आर सर्टन कंट्रीज लाइक बेल्जियम जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है और वहां पे बहुत पीसफुल चल रहा है, ठीक है ना। सो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पे। अब इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में मतलब अगर लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो दंगे वगैरह तो कॉमन हो जाएंगे एक तरीके से, पता नहीं, ठीक है। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट बेसिकली, ठीक है। सो राज्यसभा टीवी पे एक बेसिकली इसके ऊपर वो आया था, ठीक है, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, ठीक है। अगर आप राज्यसभा टीवी फॉलो करते हो, यूट्यूब पे एक चैनल है, ठीक है, तो उसमें बिग पिक्चर करके है, ठीक है। परेरा जी जो है उसके होस्ट है, फ्रांसिस परेरा, ठीक है। तो उन्होंने एक बार जो है इसके ऊपर डिबेट करवाया था। देयर वर सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल द fraternities, देयर वर लॉयर्स एंड देयर वर सम फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, देयर वर सर्टेन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, देयर वर सर्टेन फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड करने की क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, ठीक है ना। सो ऐसे चीजों के ऊपर अगर आपको मतलब ऐसे आप लोगों से सुनते हो ना, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसे ही ओपनली पूछूंगा तो आप हाँ हाँ सर करना चाहिए, अच्छा लगेगा, ठीक है, पूरे देश में सेम लॉ। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फॉर दैट यू नीड टू सी सच काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। यू विल गेट टू नो अबाउट वेरियस व्यूज फ्रॉम पीपल, तब आपका दिमाग जो है एलिवेट होगा, ठीक है। अभी छुट्टी आ रही है ना, देखना तब। आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। अब 45 में जो है ना अमेंडमेंट आया है। 45 में क्या अमेंडमेंट आया है बेसिकली,
हमने 86th अमेंडमेंट पढ़ा था, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या था, 6 से लेकर 14 इयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब जब तक ये 21A राइट टू एजुकेशन नहीं आया था, ये 2002 में आया ना, दिस केम बाय 86th अमेंडमेंट 2002। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था तब तक आर्टिकल 45 क्या था, तब तक आर्टिकल 45 ये था कि 0 से लेकर 14 इयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। प्रोवाइड अर्ली एजुकेशन केयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 14 इयर्स। यहाँ पे अभी जो 6 है ये पहले 14 इयर्स था। सो इसमें अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट आया, अब वो तो राइट टू एजुकेशन में चला गया 6 से 14 तक, तो यहां तक 0 से 6 तक आ गया, ठीक है। आर्टिकल 45 में क्या अमेंडमेंट आया, फ्रॉम 14 इयर्स इट वाज रिड्यूस्ड टू 6 इयर्स बिकॉज 6 to 14 years has been made over there 21A। so 86th अमेंडमेंट के बाद 45th आर्टिकल underwent some change, a little change, from 0 to 14 it was reduced to 0 to 6, ठीक है। इसका मतलब 0 to 6 इयर्स के बच्चे को पेरेंट्स पढ़ाए ना पढ़ाए उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज ये नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है ना। लेकिन 6 से लेकर 14 तक आपको कंपलसरी एजुकेशन देना ही पड़ेगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है और वो जस्टिफिएबल है, ठीक है। देन आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है। ये गांधीयन प्रिंसिपल है कि हमारे जो हरिजन भाई थे, ठीक है, ही डिड नॉट कॉल देम दलित, दलित तो अंबेडकर जी बुलाते थे, ठीक है, गांधी जी जो है इनको हरिजन बुलाते थे। तो हमारे जो हरिजन भाई जो है SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, इनके राइट्स को, ठीक है, सोशल इनजस्टिस से, एक्सप्लॉयटेशन से, इनसे हमें प्रमोट करा है, इनसे प्रोटेक्ट करना है और इनको हमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट्स देने हैं जिसके तहत रिजर्वेशन है। सो आज हम लोग जो रिजर्वेशन देखते हैं ना वो गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 46 के तहत देखते हैं कि इनको एजुकेशन में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जॉब्स में रिजर्वेशन मिले, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 46 से आया है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रोवाइड और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब देखो आर्टिकल 47 ये लिबरल का भी है, आर्टिकल 47 ये गांधीयन का भी है, दोनों में सिमिलैरिटी दिखेगा आपको। देखो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा टू प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है ना। मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दारू वारू मत पियो, ड्रग्स मत लो, इससे हेल्थ का वो हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा, ठीक है, हेल्थ खराब हो जाएगी। यहाँ पे जो आप लिबरल वाला पढ़ोगे इसमें भी तो हेल्थ के बारे में ही बोला गया है ना, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सो दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग हेल्थ, दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग हेल्थ, ठीक है ना। तो गांधी जी का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है, वो कहते हैं कि सिर्फ ड्रग्स मत लो, दारू मत पियो, उससे आपका हेल्थ ठीक रहेगा। 47 वाला जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है उसका स्कोप थोड़ा वाइड है, बोला कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओ, इससे पब्लिक हेल्थ जो है सही से रहेगी, ठीक है ना। सो 47 दोनों में है, लिबरल में भी है, गांधीयन में भी है। गांधी जी कहते हैं कि दारू मत पियो और ड्रग्स मत लो, और 47 ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल कहता है कि टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, ठीक है ना। देन गांधीयन 48 एंड लिबरल 48 वापस से दोनों में है, ठीक है। गांधीयन 48 कहता है कि स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स और ये सारे जो हमारे मिल्च मिल्च एनिमल्स है, मतलब जो दूध देने वाली ब्रीड्स है, इनके ब्रीड को और कैटल्स को जो इम्प्रूव करो। मतलब बेसिकली यहाँ पे फिर से नैरो स्कोप। मिड डे मील किसके अंडर आता है, हाँ मिड डे मील 47 के अंडर आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सो मिड डे मील कम्स अंडर आर्टिकल 47, ठीक है। तो 48 में गांधी जी क्या कहते हैं कि 48 में गांधी जी कहते हैं कि स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स, मिल्च एनिमल्स, इन सब के जो है इसको वो करो, मतलब प्रोहिबिट करो, ठीक है, काउ स्लॉटर वगैरह प्रोहिबिट करो। तो इसको भी बहुत सारे स्टेट्स ने माना है,
जैसे बीफ बैन है, हमारे महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में है, यूपी में है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में है बीफ बैन। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48। बट 48 जो लिबरल वाला है, इसमें देखो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब बेसिकली ये भी तो एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें। ठीक है, सो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में ऑर्गेनाइज करो। सो इसका स्कोप जो है थोड़ा सा बड़ा है। गांधी जी ने कहा कि काउ स्लॉटर, काफ्स, मिल्च ब्रीड्स, इन सबको जो है प्रिवेंट करो। ठीक है, इनको जो है मारो वारो मत, इनके ब्रीड्स को इंप्रूव करो। 48 कहता है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को जो है मॉडर्न लाइंस पे ले जाओ। सो दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं, सिर्फ गांधी जी से ज्यादा स्कोप लिबरल वाले का है। ठीक है, 48A ये जो है ये एनवायरमेंट है। ठीक है, टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो अगेन 48A इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको जो है एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए दिया गया। 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के है, मतलब जिसको हमारे कल्चर से, हेरिटेज से जोड़ा जा सके, ऐसे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे प्लेसेस को और ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने हैं, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजों को प्रोटेक्ट करने हैं। ठीक है, जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 49 में मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है ना, आई विल टेल यू विच आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट। डीपीएसपी में सारे याद होंगे भी नहीं और सारे करने भी नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, आर्टिकल 50 सबसे इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात की गई है। ठीक है, जुडिशरी शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। वरना मान लो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये सेपरेट नहीं होते, तो मोदी जी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को मोदी जी चला रहे होते। इसका मतलब मोदी जी कुछ गलत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सो इट शुड बी केप्ट सेपरेट। तो ये जो सेपरेशन का वो है, ये सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू हैड आस्क्ड टू सेपरेट द स्टेट एंड द चर्च, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियन दो अलग अलग रहे। ठीक है ना, राजा का काम राजा करे और पोप का काम पोप करे, ये मॉन्टेस्क्यू ने जो है सेपरेट करने की बात की थी। उसी का थोड़ा सा लिबरल वर्जन जो है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट रहे। यस, ही वाज अ फ्रेंच। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में बात की गई है इसकी। ठीक है, ओके। नाउ आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, सिर्फ इतना याद रखो। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डीपीएसपी को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डीपीएसपी में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38 इंपॉर्टेंट है, 39 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर गांधी जी के दो लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, एक है 40 और एक है 43। ठीक है, 43B, 43 में पंचायत, 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, तो 38 हो गया, 39 हो गया, 40, 43 हो गया। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 45 के ऊपर अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ही आएगा, बिकॉज अभी जब से राइट टू एजुकेशन आ गया है, तो 45 का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया है 45 में, बिकॉज अभी 6 से लेकर, ये 0 से लेकर 6 इयर्स तक के बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है। तो राइट टू एजुकेशन में जो है इसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा है। दैट इज वाई 45 सिर्फ तब आएगा जब 86th अमेंडमेंट की बात की जा रही होगी। 86th अमेंडमेंट के तहत इसमें कुछ चेंजेस आया था, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद आर्टिकल गांधी जी का और लिबरल का दोनों में क्लैश करता है। तो आर्टिकल 47 एंड 48, इसमें जो है गांधी जी का भी है और लिबरल का भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या है, व्हाट आर देयर। तो 47 में जैसे हेल्थ की बात की गई है, 47 में हेल्थ की बात की गई है, गांधी जी ने कहा कि दारू मत पियो, है ना। वेर एज लिबरल वाले में कहा गया है कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाओ। ठीक है, 48 में गांधी जी ने कहा कि काउ स्लॉटर वगैरह मत करो। ठीक है, और लिबरल में कहा गया कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाओ। तो दैट इज आर्टिकल 47, 48। देन आर्टिकल 48A इज इंपॉर्टेंट, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 49, ठीक है, दिस इज मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, देन आर्टिकल
50 separation of judiciary and executive। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क चाहिए, ये आता ही है एग्जाम में, घुमा फिरा के कभी ना कभी आएगा। आर्टिकल 51 ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों है बताता हूँ। इसका जो है ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इट साउंड्स लाइक अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट साउंड्स लाइक, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तब देखेंगे ज्यादातर चीजें ऐसे ही है, टू प्रमोट दिस, टू प्रमोट दैट, ये सारे प्रमोशन वाले काम जो है ये सब फंडामेंटल ड्यूटी में, तो ये साउंड करता है फंडामेंटल ड्यूटी की तरह, ठीक है ना। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें ये पक्का रहता है, एक पॉइंट तो ये रहता है, ठीक है। मान लो ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन है, उसमें एक दे देंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ठीक है ना। सो ये जो है ये दिख गया तो समझ जाना है ये डीपीएसपी का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी का नहीं, समझ गए। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट वंस। तो आप बोले सर छोड़ा क्या, छोड़ा बेसिकली हमने वो वर्कर्स वाले थे ना, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स को ये मिले, वर्कर्स को वो मिले, वो छोड़ दिए, उतने नहीं आते एग्जाम में। 38 39 ये इक्वालिटी की बात करता है, 40 43 भी ये लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 मैंने कहा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 86 अमेंडमेंट से रिलेटेड आया, एजुकेशन से रिलेटेड आया तो इंपॉर्टेंट है। 47 48 ये दोनों में आता है, गांधीयन और लिबरल, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 48 ए एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 49 मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 51 इट साउंड्स लाइक अ फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन लीव आउट इज वो वर्कर्स के पार्टिसिपेशन और वो सब, ठीक है। बाकी पढ़ने हैं 38 39 40 43 बी, 44 45 47 48 48 ए एंड मॉन्यूमेंट्स एंड नाउ व्हाट आर दोज जो कि अमेंडमेंट से आए। 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या है, 42nd अमेंडमेंट से 39 का एफ पार्ट, ठीक है, चिल्ड्रन को जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ठीक है। फिर 39 ए फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। देन 43 ए, ठीक है, 43 ए और 48 ए, ठीक है। ये जो 4 है ये 42nd अमेंडमेंट से आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 44th से 38 का सेकंड पार्ट, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी वाला पार्ट, ये 44th से आया है, क्लियर है। ओके ओके, सो हमारा डीपीएसपी यही समाप्त हुआ।